सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी की मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इस ये सीरीज़ रही इलेक्ट्रोहोमोपैथी की, 2 सीरीज़ को मैंने लिखा, जिसमें एक सीरीज़ थी महाग्रंथ की, जिसमें चिकित्सकों को बेसिक जानकारी प्लांट से रिलेटेड, डिजीज़ में कैसे काम करें, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, डिजीज़ में हम कैसे डायग्नोस करें, उसकी कुछ थेरेपेटिक माउथ टू एनस, जिसमें लोगों को क्लिनिकल रिसर्च हम किस प्रकार से करें उसकी जानकारी, लगभग 145 फार्मूले अलग से को लिखते हुए इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 लिखी गई। इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 जो कि कैंसर को लेकर के सेटल्ड मेडिसिन, जो कि नारायण हर्बल स्पाइसरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा निर्मित होता है, रिसर्च बेस। साथ ही साथ में इसका लेखन लगभग इसमें 22 कैंसर को कैसे ब्लड और लिम्फ को डिसऑर्डर को, डिसबैलेंस को न्यूट्रलाइज करें, उसकी पूरी कंसेप्ट, प्रोटोकॉल्स, कौन से टेस्ट होने चाहिए डिजीज़ के रिगार्डिंग, और अंत में सेटल्ड मेडिसिन से उसका निदान कैसे करें। हाल ही में इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जो एक सीरीज़ के पार्ट 4 मैंने लिखा, डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी को लेकर के, केवल 1:9, विदाउट एल्कोहल, विदाउट एथेनॉल एल्कोहल, विदाउट रेक्टिफाइड स्पिरिट, विदाउट Na के अगर आपको लगता है कि रेमेडीज़, कई लोगों का कहना होता है कि सर विदाउट RS टैबलेट नहीं बनती, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगर देखने का मन हो तो छत्तीसगढ़ भिलाई नारायण हर्बल स्पाइसरिक टाइप करके एड्रेस निकाल लीजिए और बिल्कुल आइए, मैं आपको साक्षात करके दिखाता हूँ कैसे बनाई जाती है गोलियाँ विदाउट RS। बशर्ते काम करने का जुनून रखिएगा और सटीक काम कीजिएगा। ये नहीं कि सीखे और फिर 2.5 के 3 पात वही होम्योपैथी का मदर टिंचर उठा के क्रूड बनाए और फिर उसी से 1 से लेके 30 तक डाइल्यूशन बनाए, फिर पोटेंसी किए। वो काम ही करना है तो होम्योपैथी कर लीजिए। लेकिन अगर लगता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, और ओरल के कंसेप्ट तो सभी बताते हैं, 45 जो पॉइंट्स होते थे जिसको हमने, जिसमें एक पॉइंट्स अलग से जोड़ा, ब्रेन स्टेम क्यों ज़रूरी है, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। इसलिए अभी तक हम लोग क्लासेस के माध्यम से आर्च ऑफ फूड तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 4 मिनट तो हो चुके, बट क्लास थोड़ी लंबी होगी, और इसके लिए कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर क्लासेस लंबी हो जाती है। अगर लंबी होती है तो उसमें नॉलेज भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो क्लासेस शुरू करते हैं। हाइपोग्लॉस रीजन, हाइपोग्लॉस रीजन का परिचय दे देता हूँ। हाइपोग्लॉस क्षेत्र मानव शरीर के महत्वपूर्ण नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें से ये एक है। यह क्षेत्र मुख, माउथ, जीभ, टंग या गर्दन के नाड़ी संवेदनाओं और मांसपेशियों के संचालन से संबंध होता है। हाइपोग्लोसिस शब्द लैटिन भाषा से ये लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है जीभ के नीचे होता है। इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख अंग हाइपोग्लोसल नर्व है, जिसे हम लोग कार्नियल नर्व के 12 नंबर नाम से भी जानते हैं। एक्स
11 लिख करके। कार्नियल नर्व 12 के भी नाम से इसे जाना जाता है। हाइपोग्लॉस क्षेत्र की अगर संरचना की बात करें, इसके कार्य की बात करें, तो इसकी नसों का जो महत्व है, विकार, निदान और उपचार पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हाइपोग्लोसल क्षेत्र की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, हाइपोग्लोसल क्षेत्र की संरचना में मुख्य रूप से हाइपोग्लोसल नर्व, मांसपेशियां और उसके आसपास की संरचनाएं शामिल होती हैं। हाइपोग्लोसल नर्व जो होता है, ये कार्नियल नर्व की 12वीं नस है जो जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क तंत्र, जिसको हम लोग मेडुला ओब्लोंगोटा से जो निकलती है, ब्रेन स्टेम से होते हुए जाती है। दूसरा, मसल्स, जो हाइपोग्लोसल क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें क्या क्या शामिल होती हैं, कौन कौन सी मसल्स शामिल होती हैं। एंट्रीसिंक मसल्स, ये जीभ के आकार और गति को नियंत्रित करती है। कई लोगों ने बोला कि सर इसकी क्या आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो 45 पॉइंट्स तक ही लोग सीमित थे, जबकि 46 पॉइंट्स भी है वो होता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक चिकित्सक को कॉम्प्रेस का ज्ञान हो, कौन सा कॉम्प्रेस किस डिजीज़ के बिहाफ में होता है, ताकि आप उसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ तैयार कर सकें, कंसेप्ट आपका क्लियर हो, कौन सा पॉइंट किस कॉम्प्रेस के लिए उपयुक्त होता है। नहीं तो मैटी जी ने यूं ही नहीं बनाया था इसको, बहुत सोच समझ करके बनाया गया। हाइपोग्लोसल क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती है, उसमें एंट्रीसिंक मसल, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मसल्स। ये जीभ के ऊपर और नीचे और आगे पीछे ले जाने में मदद करती है। इसकी तीसरी पॉइंट है सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो कि आसपास की जो संरचनाएं होती हैं, जिसमें कार्टियॉइड आर्टरीज, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, लेरेंजियल नर्व। इसका अगर फंक्शन की बात करें, हाइपोग्लोसल रीजन की फंक्शन की, तो हाइपोग्लोसल क्षेत्र मानव शरीर की महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये इसमें जीभ की गति, टंग मूवमेंट। हाइपोग्लोसल नर्व जो है, ये जीभ की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है, जिससे भोजन चबाने, निगलने और बोलने में मदद मिलती है। स्पीच, अगर भाषण दे रहा है कोई, तो जीभ का सही गति और स्थिति स्पष्ट भाषण के लिए आवश्यक होती है। हाइपोग्लोसल नर्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निगलने में सैलोइंग, जीभ के सही संचालन से निगलने की प्रक्रिया सुचारू होती है। मांसपेशियों का अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो यह क्षेत्र जीभ की मांसपेशियों के समन्वय में मदद करता है, जिससे मुख संबंधित क्रियाएं सुगम हो पाती है। हाइपोग्लोसल क्षेत्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कॉमन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हाइपोग्लोसल रीजन, इसमें हाइपोग्लोसल नर्व पैरालिसिस। इस स्थिति में हाइपोग्लोसल नर्व की कार्य क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसमें लक्षण क्या मिलता है? जीभ एक तरफ झूलना या झुक गई हो,
बोलने और निगलने में कठिनाई आ रही है। टंग एट्रोपी, यह क्षेत्र यह मतलब यहाँ पे जीभ की जो मांसपेशियाँ होती है उसके सिकुड़न और कमज़ोर होने के कारण ये होता है। इसमें अगर लक्षण की बात करें तो जीभ का पतला होना या उसकी जो गति होती है उसमें कमी आई हो, मतलब बाहर निकालते हैं ना जीभ, तो गति एक होता है जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, एक आप धीरे धीरे निकाल रहे हैं, फ़र्क पड़ता है ना। तो इसमें आता है एक चौथा पॉइंट है सैलोइंग डिसऑर्डर, जिसमें हाइपोग्लोसल क्षेत्र की जो समस्याओं के कारण निगलने की जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? भोजन निगलने में कठिनाई और गले में दर्द महसूस होता है। ट्रॉमा या सर्जिकल डैमेज कभी कभी हो जाता है। सिर और गर्दन की चोट या सर्जरी के दौरान हाइपोग्लोसल नर्व्स को नुकसान पहुंच गया हो या पहुंच सकता है। हाइपोग्लोसल क्षेत्र की समस्याओं का निदान, जिसमें डायग्नोसिस ऑफ हाइपोग्लोसल रीजन डिसऑर्डर्स, शारीरिक परीक्षण में फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर जीभ की गति और आकार का निरीक्षण करते हैं। सेकंड में इलेक्ट्रोमायोमोग्राफी EMG टेस्ट होता है। जीभ की मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है। कई बार MRI कराने की आवश्यकता होती है। हाइपोग्लोसल क्षेत्र की संरचना और नसों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए ये किया जाता है। CT स्कैन हड्डियों और आसपास की संरचना का विस्तृत चित्र प्रदान करता है। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र की कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। हाइपोग्लोसल क्षेत्र की समस्याओं और उसके उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लोसल रीजन डिसऑर्डर्स, इसमें व्यक्ति मेडिकेशन भी कर सकता है। सूजन रोधी जो दवाइयाँ होती हैं, A2 है जैसे, Ver2 है, इस तरीके से आप उसमें रेमेडीज़ का उपयोग कर सकते हैं। एस्टेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा में नसों की कार्यक्षमता को सुधारने वाली दवाइयाँ देनी चाहिए। नसों की कार्यक्षमता कौन सुधारता है? NH मसल्स ड्रॉप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ में सप्लीमेंट चलाना पड़ता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी होना चाहिए। जी हाँ। फिजियोथेरेपी अगर बात करते हैं, कई बार फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो जीभ की जो मांसपेशियाँ होती है उसको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज कराना पड़ता है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। स्पीच थेरेपी, जिसमें भाषण समस्याओं को सुधारने के लिए विशेष थेरेपी चलाई जाती है। कई बार गंभीर मामलों में हाइपोग्लोसल नस की अगर सर्जरी की बात होती है तो सर्जरी भी कई बार देखने को मिलता है। न्यूरोसाइमल्टेशन नसों की जो कार्यक्षमता को पुनः सक्रिय करने के लिए विद्युत उत्तेजना, हाइपोग्लोसल क्षेत्र का स्वास्थ्य बनाए रखने का जो उपाय है, प्रिवेंटिव मेजर फॉर हेल्दी हाइपोग्लोसल रीजन, इसमें संतुलित आहार है। नसों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए पोषण युक्त आहार का सेवन जरूर कराना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज देना चाहिए। गर्दन और जीभ की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूती प्रदान करने वाले एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर आप स्ट्रेस दूर करना चाहते हैं तो एक मेडिसिन थी NH स्ट्रेसो, ये एडवांस कर दिया गया है और NH स्ट्रेसो बिल्कुल उपलब्ध है। अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे लेना है तो आप ले सकते हैं। मस्तिष्क
तनाव नसों की जो कार्य क्षमता को ये प्रभावित करता है। कई बार चोट से बचाव, इंजरी प्रिवेंशन में सिर और गर्दन में अगर कोई चोट आई है तो उससे बचाव करने की आवश्यकता होती है। टाइमली मेडिकल कंसल्टेशन, किसी भी लक्षण के प्रकट होने पर ही डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसका कंक्लूजन दे देता हूँ, निष्कर्ष। हाइपोग्लोसल क्षेत्र मानव शरीर की नाड़ी तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो जीव की गति और मुख्य संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है। इसकी समस्या न केवल भाषण देने में और निगलने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालती है। उचित देखभाल, नियंत्रित व्यायाम और समय पर चिकित्सा परामर्श से हाइपोग्लोसल क्षेत्र को स्वस्थ रखा जा सकता है। बात आ रही है 17 पॉइंट की, तो मैं चाहूँगा इसको भी मैं आज समाप्त करूं, क्योंकि जितना जल्दी अब इसको हम लोग पूर्ण करें, 46 पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद 38 मेडिसिन्स को विस्तार से पढ़ाने की एक फिर से मुहिम चालू करने जा रहा हूं। जिन चिकित्सकों को थोड़ा सा एक सूचना देना ज़रूरी था, क्योंकि चिकित्सकों का कहना है सर महाग्रंथ पार्ट 1 हिंदी में आती है, भाई ले लेना, 2000 की पुस्तक है, बट अभी एज़ पर एक स्कीम चालू की गई थी, जून ऑफ़र, इसका नाम ही है जून ऑफ़र, बट ये जून नहीं है, खाली जून के आखिरी तक है ये, 30 जून तक। अगर इसमें आपको ऑफ़र लगता है, लेना चाहिए, तो कोई भी पुस्तक जो हम पब्लिश करते हैं, चाहे फिर वो महाग्रंथ सीरीज़ की 1, 2, 3, 4 हो, चाहे वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीरीज़ की 1, 2, 3 क्यों ना हो, जो भी बुक है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 छोड़ करके, ये थीसिस बुक है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, 5000 की पुस्तक है, बट इसको ट्रांसपोर्ट के साथ 2800 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 जो है 2000 की पुस्तक है, इसको आप बिल्कुल 1200 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। गलत बोला क्या? 1200 में, मतलब 150, 40, 10 और 1100 की पुस्तक, लगभग 1200 रुपये आपको देना है। और ये पुस्तक आपके बताए ठिकाने पे, आपके बताए एड्रेस पे डिस्पैच कर दी जाएगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कोर्सेज चलते हैं, उस कोर्सेज को भी आप अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। क्लासेस दोबारा दिसंबर से चालू होंगी, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस अभी से चालू होगा। बिहार में ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोग कर सकेंगे। इसमें विशेष तौर पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो हम पढ़ते हैं, इसमें कंसेप्ट ज़रूरी होता है, तो आप प्रोटोकॉल बना पाते हैं। प्रोटोकॉल जब मिलता है तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आप ज्ञात कर पाते हैं। और जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो कई लोगों का कहना होता है सर रेशियो कौन सा यूज़ करूं। कई जगह सुनने को मिलता है सर आरएस से क्या फ़र्क पड़ेगा, और कई तो मिला देते हैं। भाई डिस्टिल्ड वाटर बेस मेडिसिन का चलन होता है, तो आप किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करते। नहीं तो क्रूड लेते हैं, आरएस मिलाते हैं, 99 या 90 वॉल्यूम वेट का अल्कोहल, 99 वॉल्यूम वेट का हुआ तो मतलब 99% अल्कोहल हुआ, और 90% वॉल्यूम वेट हुआ है तो मतलब आप 90% अल्कोहल डाल रहे हो। जबकि और कहते क्या हैं सर हम तो डिस्टिल्ड वाटर बेस्ड मेडिसिन चला रहे हैं। भाई दारू डाल दिए, उसके बाद पानी डालते जा रहे हैं, तो उसका क्या, दारू या शराब जो बोलना चाहिए, या एनए, एथेनॉल, अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, आप इसको मिला करके किसी की
लाइफ के साथ खेल रहे हैं। कैसे? हो सकता है कोई पंडित हो जिसके धर्म में ही अगर किसी को पिलाया जा रहा है तो ये गलत है, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं आप। ये बोल रहे हैं कि मैंने 1 बनाया था इसलिए सर उसको 1 के मेकअप को 1 2 3 4 मैंने किया फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में, 1 में अल्कोहल मिलाया और नहीं भी मिलाया तो भी वो बनी तो अल्कोहल बेस थी। तो फिर किसी का धर्म क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? मेडिसिन है 1:9 के अकॉर्डिंग 1 to 10 पे काम कीजिए, या 3 थर्ड एसेंस लेकर के D3 एसेंस लेकर के 4 5 6 7 8 9 10 बनाइए और उस पे आप काम कीजिए। बात रिज़ल्ट में या डाइल्यूशन में या उसकी डोजोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, रविंदर शर्मा जी से पूछ सकते हैं, योगेश्वर प्रिया जी से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट वाइज आप जानकारी ले सकते हैं। हालांकि एक यूनिट और है बट उनके पास समय ही नहीं होता है। समय होगा तो बिल्कुल संपर्क करें, बट ऐसा है कि उनको समय ही नहीं होता है। मैसेज देख लेते हैं बट रिप्लाई नहीं करते हैं। तो क्लासेस जो हैं वो सुचारू रूप से जारी कर दी गई हैं आज से, और पर डे क्लास आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। प्रयास करूँगा कि आने वाले 90 डेज़ में 90 क्लास दे करके एक परफेक्ट चिकित्सकों को गाइडलाइन मिल सके और उसके ऊपर वे कार्य कर सकें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करें रेमेडीज़ की, तो आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डीलर प्लान में 65% के डिस्काउंट से आप अपनी नारायण हर्बल स्पाइसरी की स्टोर चला सकते हैं। इसमें कुछ एक फॉर्मल पेपर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद आप विदाउट ड्रग लाइसेंस के आप इसे चालू कर पाते हैं। बात आती है मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स की अगर आईडीसी की बात करें तो आईडीसी ने 7 प्रश्न रखे थे, 6 का जवाब तो सभी ने दे दिया, 7वें का जवाब देने में हवा गोल हो रही है। क्यों? क्योंकि चिकित्सक जब किसी डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं तो वो रिपोर्ट वाइज अपने पास रिपोर्ट रखते हैं। कुछ चिकित्सकों का कहना है कि नहीं सर, हमने क्रूड लिया 1 से लेके 30 तक डाइल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद भी काम करेंगे। भाई, मेडिसिन के पहले क्लॉज में ही लिखा हुआ है आप मेडिसिन का प्रिपरेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही कर सकते हैं। अल्कोहल बेस कहीं लिखा नहीं है, और इसलिए आप अगर अल्कोहल करते हैं तो केमिकल एवोल्यूशन कराने के लिए तैयार रहिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप D3 एसेंस पे कार्य करते हैं, D3 एक्सट्रैक्ट पे काम करते हैं, उसके बने हुए फॉर्मुलेशन को लेकर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपको ही नहीं मालूम है कि उस मेडिसिन के अंदर कोई स्पॉइल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस है, और ऐसा फंगस जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है खुली आंखों से, लेकिन फंगस है, तो वो रेमेडी देने से पेशेंट का रोग घटने की बजाय बढ़ जाएगा और वहाँ पे फंसेंगे आप, क्योंकि पेशेंट को ट्रीट आप कर रहे हैं। इसलिए किसी की भी रेमेडी लीजिए, साफ सुथरा शब्दों में आप 10 प्रोडक्ट दे रहे हैं, सामने वाले को सीधा बोलिए सर मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट चाहिए नहीं मुझे, बट रिपोर्ट दिखाओ। अगर रिपोर्ट दिखाएगा तो सबसे पहला चीज़ देखिए, उसमें एथेंटिक माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंशियल रिपोर्ट होगा, एविडेंस रिपोर्ट होगी। वो रिपोर्ट देखिए, उसके ऊपर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उस प्रोडक्ट को मत चलाइए, जानलेवा हो जाएगा। और जिस दिन जानलेवा हो जाएगा आपका GST बिल आपको नहीं बचा पाएगा, बचाएगा तो केवल वो माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट। और फिर भी अगर लगता है कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ तो आपकी मर्ज़ी है,
रोड पे चल रहे हैं हेलमेट लगाइए, नहीं लगाइए, एक्सीडेंट होगा, मुंडी क्यों फूटेगी या पिचक जाएगी, आपकी मुंडी है, आप जानिए। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में आज परमिटेड चल रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, कई लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो गई है राजस्थान के लिए, गलत है। परमिटेड हुई है, रिसर्च बेस है, 3 साल या 2 साल सरकार टाइम देगी और बिल्कुल दी होगी, और उसी के रिगार्डिंग वो जो लास्ट पॉइंट रह गया है उसकी रिपोर्ट्स की ही डिमांड है, और वो रिपोर्ट्स नहीं है। हम अपने 164 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सभी की हमारे पास रिपोर्ट है, बैच है। प्रोडक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट है, कैटलिस्ट पॉजिटिव वाली रिपोर्ट है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, विच स्पीसीज रिगार्डिंग रेमेडीज़ का, किस प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया या वायरस पे कार्य करता है, और साथ ही मेडिसिन नो साइड इफ़ेक्ट है, प्रमाणित रिपोर्ट, और साथ ही साथ में TLC जो कि कंपलसरी होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के लिए। चाहे अगर आप चिप्स भी खरीद रहे होंगे बाज़ार से तो उस पर भी एडवांस माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट होती है, और अगर वो रिपोर्ट नहीं लगी है और आप खा रहे हैं और अगर कल को खा करके कुछ हो जाता है तो कंपनी के ऊपर केस होता है, या जो फॉर्मूले को दे रहा है चाहे वो चिकित्सक ही क्यों ना हो, क्योंकि परिभाषित में लिखा हुआ है कि चिकित्सक अपने पेशेंट को अपना लेबल लगा करके प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर MRP नहीं लिखी होगी, लेकिन उसमें भी आपको रिपोर्ट लगानी होगी। क्या माइक्रोबायोलॉजी है उसकी रिपोर्ट आपको लगानी होगी, आप सेल नहीं कर सकते। केवल चिकित्सक हैं, अपने पेशेंट्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोसेस वे में आते हैं तो आपको एक एक प्रोडक्ट की 1 to 10 डाइल्यूशन का टेस्टिंग रिपोर्ट, उसके बेस की टेस्टिंग रिपोर्ट, ट्रांसम्यूटेड हर्ब की टेस्टिंग रिपोर्ट, 38 रेमेडीज़ की टेस्टिंग रिपोर्ट, और साथ ही साथ में उन 38 रेमेडीज़ को बनाने के लिए जो 114 पौधों का डिफरेंट पार्ट्स यूज़ किया जाता है उनकी अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी आवश्यक होगी। और अगर आप नहीं रखे हैं और बोले छोटी सी कंपनी है क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन देखेगा, तो जिस दिन जाइएगा बहुत 12 के भाव जाइएगा। समझाना एक चिकित्सक का, ट्रेनर का कार्य होता है। मैंने अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी से किया, फिर भी कई लोगों को बुरा लगता है कि अखिलेश सर ऐसा क्यों बोलते हैं। भाई आज अल्कोहल पे जाकर के काम करोगे, परमिटेड दिया, परमिटेड के बाद आपको क्या लग रहा है कि सरकार नहीं देख रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एक एक डॉक्टर की रिपोर्ट सरकार के पास जाती है कि कौन अल्कोहल से काम कर रहा है, कौन किससे काम कर रहा है, क्या रेशियो लेके काम कर रहा है। और जिस दिन ठीकरा फूटेगा ना उस दिन बात को याद कीजिएगा, क्योंकि आज जिस 7वें पॉइंट पे जाकर के IDC रुक गई कि रिपोर्ट हमको सफिशिएंट नहीं मिले हैं, जब आगे भी नहीं होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे कि 8 साल पहले जो बात हमने कहा था, अखिलेश सर ने कहा था कि इस माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों ने नहीं माना, और आज उसको देख रहे हैं कि वो रिपोर्ट अगर होता तो आज हम भी उस मुहिम में शामिल हो पाते। नारायण हर्बल स्पाइसरी अनुसंधान केंद्र, नारायण हर्बल स्पाइसरी इंडिया अपने माध्यम से अपने सभी प्रोडक्ट्स की बैच की टेस्टिंग कराता है, लॉट की टेस्टिंग कराता है। हर बार जितने लॉट बनते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, और अपने लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं कराते। हमारा बच्चा है, हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो कोई भी
टीचर उसको पास कर देगा। लेकिन मेरा बच्चा दूसरे के स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी कैपेबिलिटी होगी तभी वो पास होगा। अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। और इसलिए हम नारायण हर्बल स्पाइसरिक इंडिया के माध्यम से अपने सभी प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग करा करके ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। इस पे डिफरेंट टाइप के स्कीम्स चलते हैं। अगर आप नए चिकित्सक हैं और जुड़ना चाहते हैं तो 50% स्कीम की बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे 1 प्लेस 1 डीलर के प्लान में जुड़ना चाहिए, लेकिन मैं एक चिकित्सक हूँ, हर महीने 15,000 की दवाइयाँ तो नहीं सेल कर सकता, तो उस 45,000 की दवाइयाँ तो नहीं सेल कर सकता, क्योंकि 15,000 रुपये में आपको 45,000 की रेमेडीज़ मिलती है। तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जब लगे तो चिकित्सक ज़िले का ना लें, अपने मार्केट से खड़े हों और बोलें कि हाँ भाई, मैं अपने मार्केट से नारायण हर्बल स्पाइसरिक स्टोर अपना चलाने इच्छुक हूँ। 9407761264 एक अन्य नंबर है, 9904248934। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर चिकित्सक हैं तो बिल्कुल 15,000 45,000 नॉट बैड। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेलर के तौर पे नारायण हर्बल स्पाइसरिक स्टोर का लाइसेंस चाहिए, तो उस अवस्था में आपको, अगर शहरी क्षेत्र में है तो फूड लाइसेंस आपको प्रोवाइड करना होगा, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो MSME आपको प्रोवाइड करना होगा। विदाउट ड्रग लाइसेंस आप अपना सेंटर चला सकते हैं, हमारी रेमेडीज़ को सेल कर सकते हैं। इसमें चिकित्सकों के लिए 2 ऑफ़र हैं, एक 15,000 में 45,000 के प्रोडक्ट्स, एक 20,500 में 61,500 के प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एज पर सेलर नारायण हर्बल स्पाइसरिक स्टोर लेना चाहिए, तो आपका स्वागत है। इस मुहिम में आपको 1,15,000 रुपये खर्च करने होंगे, और 1,15,000 रुपये खर्च करके आपके लिए सटीक उतनी मात्रा में रेमेडीज़ होंगी कि जिसको आप अपने मेडिकल स्टोर में रख करके, क्योंकि रेंज है हमारे पास, जैसा आप चाहते हैं तो आप जुड़ें। और इसी आशय के साथ मैं इस क्लास को विराम दूंगा, आज्ञा चाहूँगा। अभी रात्रि के 4 बज रहे हैं, तो मुझे भी नींद आ रही है। तो आज क्लासेस कैसी लगी मुझे ज़रूर जानकारी दीजिएगा। और कल हम जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीपिटल नर्व। ये ऑक्सीपिटल नर्व रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्सीपिटल नर्व रीजन इन, इसका जो क्लास है इसको कल ही किया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और इसलिए अब मैं सोना चाहता हूँ। साफ सुथरी बात है, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप ही से तो बताऊँगा। तो क्लास को विराम दें। अच्छा, किसी ने पूछा था कि सर मुझे 38 रेमेडीज़ चाहिए, तो 38 रेमेडीज़ चाहिए तो आप अगर एसेंस चाहिए तो एसेंस आप ले सकते हैं 2,200 रुपये में, GST बिल और ट्रांसपोर्ट के साथ। टेस्टेड, लैब टेस्टेड है रेमेडी, बायोमी स्पाइसरिक प्राइवेट लिमिटेड में भी टेस्टेड है और कई अन्य जगहों से भी हमारे प्रोडक्ट टेस्टेड हैं। साथ ही साथ में अगर इसी का आपको 110 ml, कई लोग बोलते हैं 100 ml, बट हम 110 ml प्रोवाइड करते हैं। 8,000 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 1 to 10 एक्सट्रैक्ट से बनाना चाहिए तो 5 ml का एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हैं 4,000 रुपये में। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 13,300 रुपये होता है, बट केवल 4,000 रुपये में आपको एक 5 ml उपलब्ध होता है।
दूसरी चीज़ है, अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट के 15 ml की, तो 15 ml एक्सट्रैक्ट का जो मूल्य होता है वो लगभग 26,000 के आसपास होता है, बट आप इसे केवल 10,000 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे 30 ml एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए, और ऐसी अवस्था में आप अगर एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो आपको मात्र 19,500 रुपये में 30 ml एक्सट्रैक्ट मिलता है। अगर आप 3 एसेंस किट लेते हैं तो एक एसेंस किट आपको फ्री मिलता है, चाहे फिर आप 100 ml का लीजिए, चाहे आप 30 ml का लीजिए। 100 ml में 110 ml की फीलिंग होती है, 30 ml में 31 ml की फीलिंग होती है। बाकी 5 ml में साढ़े मतलब 5.5 ml की होती है, और 15 ml वाले में 15 ml में 15.5 ml की फीलिंग होती है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट पेशेंट को, जो हम पैटर्न बेस से अपने प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं और उनको लेकर के अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप श्योर हैं, सक्सेस हैं। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब रिकॉग्नाइज हो जाएगी, जो अल्कोहल पे आज काम कर रहे हैं, जब आगे चल के अल्कोहल पे काम नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम अफसोस भी होगा। उस टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं, किसी ने बोला था कि नहीं करो, आज से आदत सुधार लो। क्योंकि आज से जब आदत आप सुधार लेंगे, पहले आप लोग देखे होंगे कि क्रूड टिंचर आता था, बाद में फिर क्रूड स्पैजरिक हो गया, सारे रेशियो सब देख रहे थे, 1:9 नारायण हर्बल ने बोला, और सब उस टाइम से नारायण हर्बल को कॉपी करने लगे। मैं ये नहीं कहता कि मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी गुरुओं से सीखा है, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे से सीखते ही हैं। तो बात होती है कि अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, और नहीं है तो अपने आप को दाव पे रख कर के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल को कोई अनहोनी घट जाए तो कोई खड़ा नहीं होगा। बाकी मर्जी आपकी है, आखिर प्रैक्टिस आपका है, आखिर सर फूटना आपका है। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।